नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत एक चैप्टर है विराम चिन्ह, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें मैं आपको विस्मय सूचक चिन्ह तक की बातों के बारे में जानकारी दे चुका था। अब मैं बात करता हूं उससे आगे। अगला जो विराम चिन्ह है उसको हम लोग पढ़ते हैं निर्देशक चिन्ह। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डैश। तो अब हम आगे बात करेंगे निर्देशक चिन्ह के बारे में, जिसे अंग्रेजी में डैश कहा जाता है। देखिएगा, अब इसी को ध्यान रखना है, ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये नीचे जानकारी लेंगे, अभी पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जैसे उद्धृत वाक्य के पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसने कहा, और हम यह कह सकते हैं कि उद्धृत वाक्य जहां इन्वर्टेड कॉमास लगाए गए हों तो वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखो दो बातें हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं और अब हम कह रहे हैं यहाँ पे डैश भी लगा सकते हैं। तो याद रखना है, दोनों ही चिन्ह प्रचलन में है। हम इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। आगे की बात, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे समझना, लिखा है साहित्य के दो भाग हैं, कौन कौन से, गद्य और पद्य, और साहित्य के दोनों भागों को समझाने के लिए हमने क्या किया है, डैश लगा दिया। कुल मिला के बेसिक बात है, निर्देशक यानी सूचना देने वाला। आपको किसी भी शब्द या वाक्य के बारे में सूचना देने वाला। आगे, समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आंगन में ज्योत्सना चांदनी छिटकी हुई है, ज्योत्सना चांदनी छिटकी हुई थी। तो यहाँ पे देखो तीनों ही शब्द समानाधिकरण है, यानी ये सब आपस में एक दूसरे के समान अर्थ वाले ही हैं लगभग। तो इसीलिए हमने क्या किया कि तीनों को डैश द्वारा प्रदर्शित कर दिया। आगे, लेख के नीचे लेखक या पुस्तक के नाम के पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चले आई, किसने बोला है, तुलसीदास जी ने। तो रघुकुल रीत सदा चले आई किसने बोला है, तुलसीदास जी ने। आगे, जहां विचारधारा में व्यतिक्रम पैदा हो वहां भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कौन कौन उत्तीर्ण हो जाएंगे, समझ में नहीं आया तो ये वक्तव्य अलग है और ये वक्तव्य अलग है, तो दोनों में कौन कौन एक बात को दोहराया जाए तो यहाँ तो देखो 100% यही चिन्ह आएगा। और यहाँ हम कभी कभी ये लगाएंगे, कभी कभी कॉमा लगाएंगे, दोनों को लगा सकते हैं उपयुक्त नियमों के अनुसार। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या है जो हमेशा निर्देशक चिन्ह के साथ ही आएंगे। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देनी हो, हमेशा निर्देशक चिन्ह ही आएगा। लेख के नीचे लेखक या पुस्तक का नाम लिखना हो, निर्देशक चिन्ह ही आएगा। जहां एक बात को, विचारधारा को पुनः दोहरा दिया जाए, निर्देशक चिन्ह ही आएगा। जहां समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ा जाए, निर्देशक चिन्ह ही आएगा। क्लियर? ये तीन बातें स्पष्ट कर लीजिए, बाकी पढ़ लीजिए, पढ़ा तो मैं पूरा ही रहा हूं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है संयोजक चिन्ह। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइफन, अंग्रेजी में इसको हाइफन और हिंदी में इसको कहा जाता है योजक चिन्ह, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी, इसे समास या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में अधिकतर इस चिन्ह के स्थान पर डैश का प्रयोग प्रचलित है, याद रखना है। यह चिन्ह सामान्यतः दो पदों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, इसलिए इसे संबंध चिन्ह भी कहते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट बात, संयोजक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइफन, और हिंदी में क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, ठीक है। इसी को समास या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं और इसी को संबंध चिन्ह भी कहते हैं। तो इसके याद रखने दो तीन नाम है, ठीक है। अब मैं सीधी बात करता हूं कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, खासकर द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे
सुख दुख दोनों को जोड़ा गया, माता पिता दोनों को जोड़ा गया, प्रेम सागर दोनों को जोड़ा गया। दो शब्दों को जोड़ना हो तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, संयोजक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे पुनरुक्त शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे धीरे धीरे, डाल डाल, पात पात। अब यहां देखो, योजक या संयोजक का यानी डैश का भी चिन्ह यूज है और हाइफन का भी, लेकिन वही बात है कि डैश ने हाइफन को गायब करा दिया हिंदी से। ठीक है, आमतौर पर हम आजकल हाइफन का यूज ज्यादा करने लगे, डैश का यूज हम लोग आमतौर पर केवल और केवल एक जगह करना पसंद करते हैं कि जैसे कोई परिभाषा बताई और उसके नीचे लिखना है जैसे, तो उदाहरणों में वो लिख दिया। ठीक है, किसी लेखक की पंक्ति का नाम है, लेखक का नाम लिख दिया, तो वहां तो हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, डैश का। अदरवाइज हम ज्यादातर इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, हाइफन का, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो स्वाभाविक है कि आपको संदेह तो होगा ही होगा, है ना, तो संदेह में नहीं पड़ना है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर द्वारा ये चीजें पहले से ही विदित हैं, उन्हें भी पता है कि यहाँ इस तरह से कंफ्यूजन्स बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला देखिए, तुलनावाचक सासी से के पहले वहां हमेशा संयोजक चिन्ह लगता है, जैसे तुम सा बीच में डैश, भरत सा भाई बीच में डैश, यशोदा सी माता बीच में डैश। तो क्लियर है, तो यहां सब जगह हम लोगों ने क्या किया, डैश लगा लिया। आगे, शब्दों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे एक तिहाई डैश लगा दिया, एक चौथाई डैश लगा दिया, 10-20 डैश लगा दिया, 10-12 डैश लगा दिया। ठीक है, शब्दों के बीच में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है जो विपरीत हो, द्वंद्व समास पहले ही पढ़ लिया वो तो, रात दिन जय पराजय, इनके बीच में हमेशा डैश लगेगा। जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो तो वहां डैश, जैसे लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा, वही बात है से समानार्थी शब्द। जब दो शब्दों में एक सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो तब भी डैश लगाते हैं, जैसे खाना वाना, खाना सार्थक है, वाना का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, पानी पानी सार्थक है, वानी का कोई अर्थ नहीं है। रोटी बोटी, रोटी सार्थक है, बोटी का कोई अर्थ नहीं। स्पष्ट हुई मेरी बात, बहुत बढ़िया। आगे, जब दो शुद्ध संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तब दोनों के बीच में डैश लगता है। देखो, जैसे लिखना पढ़ना या पढ़ना लिखना, दोनों क्रियाएं हैं, दोनों का ही अर्थ है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, डैश। अब देखो, दो शब्द में से एक का अर्थ न हो तो भी डैश लगाते हैं और दोनों का अर्थ हो तो भी डैश ही लगाते हैं, जैसे उठना बैठना, आना जाना, कहना सुनना आदि। दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में भी योजक चिन्ह लगता है, जैसे डराना, डरवाना, चलाना, चलवाना, कराना, करवाना आदि। जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता तो उस पद के साथ संबंधी पद जोड़कर योजक चिन्ह लगाते। सीधी भाषा में कह दे रहा हूं, संबंधी जहां लगाओ, पृथ्वी संबंधी, भाषा संबंधी, विद्यालय संबंधी आदि में हम लोग क्या करेंगे, ये सब डैश का चिन्ह, डैश का उपयोग करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी। ध्यान से, ये अच्छा, ये गलत पेज हो गया है। चलिए कोई नहीं, हमारा काम तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा, एक तो संयोजक और एक पढ़ा योजक, सॉरी निर्देशक। अब निर्देशक में क्या मैंने बताया, बेसिकली बस 2-3 बातें समझ ली। निर्देश देने के लिए निर्देशक, जहां आपको भावना आ रही हो निर्देश देने की, वहां कौन सा चिन्ह उपयोग करना है, निर्देशक। नहीं तो आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, संयोजक। डैश लगाते हैं आमतौर पर। मुख्य मुख्य कहां, दो शब्दों को जोड़ना हो, पुनरुक्त शब्द इस्तेमाल करने हो, सासी से आ जाए, संख्याएं लिखनी हो, विपरीतार्थक शब्दों, विशेषण का संज्ञा के रूप में उपयोग, शब्दों में एक सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो या दोनों ही सार्थक हो, दोनों ही सार्थक हो, हमेशा क्या करना है, डैश लगाना है। या संबंधी शब्द कहीं लगा मिले तो डैश लगाना है, याद रखना। अल्प विराम जो आपने पढ़ा था उसके नियम ज्यादा है क्योंकि हम उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। डैश के नियम ज्यादा है क्योंकि हम इसका प्रयोग भी ज्यादा ही करते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका वह है कोष्टक। कोष्टक समझना मेरी बात को ध्यान से। तो कोष्टक में क्या है कि इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने,
नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंग संकेतों के लिए समानार्थी शब्दों को बताने के लिए होता है। आराम से मेरी बात को समझना। देखो क्या है कोष्टक, इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए, नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंग संकेतों के लिए, समानार्थी शब्दों को बताने के लिए होता है। जैसे सुमित्रा नंदन, और ये बात किनकी चल रही है, लक्ष्मण की। कौन्तेय किसे कहा है, अर्जुन को। राधेय किसे कहा है, कर्ण को। तो अर्थ का स्पष्टीकरण हो गया कि अगर सुमित्रा नंदन की बात चल रही है तो हम किनकी बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी। यानी कही गई बात को, मैं अपनी भाषा में समझा दे रहा हूं, कही गई बात का एक और अर्थ भी निकलता है, तो उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप मूल शब्द के ब्रैकेट में, मूल शब्द के बगल में कोष्टक लगा देते हो, जिससे उसका एग्जामिनर या मैं या आप ये समझ जाते हैं कि इस शब्द का एक और अर्थ है। ठीक है, यहां समझिए। जैसे आराम से समझना है गौर से कि संतों के 3 प्रमुख गुण है। आराम से समझो। अब देखो कौन कौन से, एक है सदाचरण, सत्य भाषण, ईश्वर भजन। ये क्रमांक निर्देश हो गए, और क्रमांक निर्देश को बीच में हमने क्या किया, लगा दिया ना कोष्टक। देखो आगे समझना। अपनी तिरछी हो गई टोपी सीधी करते हुए मैं उस अधिकारी को सबक सिखा दूंगा। तो देखो ये क्या हो गया, नाट्य संकेत हो गया। तो मतलब यह ना, मेरे बारे में जो भी है वो स्पष्ट कह दिया गया है। ठीक है, आगे जैसे वर्ड, वर्ड किसके सेंस में यूज हो रहा है, अक्षर के। भू किसके सेंस में यूज हो रही है, पृथ्वी के। कुल मिला के सीधी भाषा में कह दे रहा हूं, झंझट में नहीं पढ़ना, कि सीधी और सरल बात कि जब एक मूल शब्द है उसका अपना कोई अर्थ है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो श्रोता है वह उसके अर्थ को स्पष्ट समझ सके, तो आपने क्या किया, उसके एक और अर्थ को वहां पे बोल दिया। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका अर्थ कहलाएगा। मूल अर्थ, सॉरी, वह क्या कहलाएगा, वह कोष्टक का उपयोग कर दिया जाएगा। कहलाएगा तो वो विराम चिन्ह ही। आगे समझिएगा ध्यान से, गौर से। कामता प्रसाद गुरुजी ने कोष्टक के और 2 भेद बताए हैं। 3 भेद हैं कुल मिला के। एक वर्गाकार कोष्टक, इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे अनुवादित, अनुदित ग्रंथ, तो ये हो गया अनुदित शब्द। साकेत, महाकाव्य। कुल मिला के बात वही है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कहूंगा। एक मूल शब्द है जिसका अपना अर्थ है, लेकिन आप चाहते हैं कि श्रोता उसका एक और अर्थ पढ़े, तो उस अर्थ को आप कहां लिख दीजिए, कोष्टक में। बाकी सब बातों का अर्थ यही है। ऐसे ही है सर्पाकार कोष्टक, तो गुरुजी ने बताया कि इसका उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने से होता है जो अलग अलग पंक्तियों में लिखे जाते हैं और इनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। ठीक है, जैसे मान लो राम है, अब राम एक शब्द, उसके बारे में कुछ और कई बार बोला जाए, तो जहां जहां वो शब्द आएगा वहां हम लोग इसकी व्याख्या कर देंगे, इसको लगा देंगे, तो स्पष्ट होगा कि वो पंक्ति किससे संबंधित है, राम से। लेकिन वही बात है, ये काव्यों के बीच की बात है। हिंदी भाषा में इनका प्रयोग हम आम तौर पर नहीं ही करते, न के बराबर करते हैं। इसलिए एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछेगा कि सर्पाकार कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है, सीधी सीधी बात, कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है, तो साफ शब्दों में बता देना। एक मूल शब्द है, उसका एक अनन्य अर्थ व्यक्त करने के लिए उसके अनन्य अर्थ को कोष्टक में बंद कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा झंझट में मत पड़ना। जैसे अब पूछा जाए कोष्टक के कितने प्रकार है, तो 3 बताना सीधे, छोटा, मझला, बड़ा। ठीक है, गणित में इनको छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक कहते हैं। ठीक है, आगे कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए बढ़िया। तो ज्यादा झंझट में पढ़ना नहीं है। आगे की बात करते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। देखिएगा, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। देखो यहाँ जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं या जल्दी जल्दी इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपको समझाया 2-3 विराम चिन्ह हैं जिनका प्रयोग ज्यादा होता है। बाकी पढ़ाने वाली बात है तो पूरा पढ़ा रहा हूं, लेकिन इन विराम चिन्हों का प्रयोग हमारे पेपरों में या हमारे प्रश्नों में कम ही होता है। फिर भी मैं आपको प्रश्न लेके सीरीज, पहले मैं पूरी कक्षाएं कंप्लीट करा दूं, फिर मैं टॉपिक बाई टॉपिक आपके लिए प्रश्नावलियां लेके आता रहा करूंगा। इससे ये स्पष्ट होता रहेगा कि मेरे और आपके बीच में जो भाषाओं का आदान प्रदान है, जो चीजों को पढ़ाने का तरीका है, वो कितना स्पष्ट हो पाया है। क्लियर है? तो उससे मैं आपका
रिवीजन कराता रहूंगा। अभी प्रश्नावली लेके नहीं आ रहा हूं, उसका मूल कारण है कि मैं चाहता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पूरी कक्षाएं दे दूं, ताकि हिंदी विषय को लेकर आपकी समझ विकसित हो जाए। एक बार समझ विकसित हो जाएगी, फिर हम उस पर आधारित ढेरों सवाल करते ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। बढ़ूं आगे, चलिए देखिए। तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह क्या है कि जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के दो रूप होते हैं, एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। पहले हम लोग समझेंगे एकल। देखो आराम से समझना क्या है। जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक एक आदि उल्लेखित करना हो तो वहां एकल उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, जैसे ये देखो, रामधारी सिंह दिनकर, यानी नाम है रामधारी सिंह, कहा जाने लगा दिनकर। निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं, तो अलग से मेंशन कर दिया गया कि निराला जी किसी का नाम है। जैसे यहाँ भारत भारती एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, तो हमने जब उसको एकल उद्धरण चिन्ह में स्पष्ट कर दिया तो वो रचना एकदम स्पष्ट हो गई। तो एकल उद्धरण चिन्ह के बारे में हम लोग ये सीखे कि जब किसी बात को कहते समय हम चाहें कि श्रोता उसको एकदम स्पष्ट रूप से जान सके, उसकी नजर सीधी वहीं पर पहुंचे, तो वहां ये लगा दो, बस सिंपल। जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, तो वही रामचरितमानस मुख्य शब्द हो गया। राजस्थान पत्रिका मुख्य शब्द हो गया। विजडन पत्रिका मुख्य शब्द हो गया। ठीक ही कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यहाँ पे ये उद्धरण इसके द्वारा कहा गया, सीधा सीधा कहा गया, इसलिए एकल उद्धरण चिन्ह। लेकिन यहाँ पे आमतौर पर हम लोग क्या करेंगे, अभी सीखेंगे कि लगाने को लगा दीजिए, लेकिन आमतौर पर हम लोग यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। देखिए, व्यक्ति या विद्वान द्वारा पुस्तक के अवतरण या वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, मतलब जिसने जो कहा उसको ठीक वैसा ही बोल दिया जाए। मुख्य बात यह है, एकल उद्धरण चिन्ह का उपयोग कम ही होता है ना, लेकिन होता भी है, और यहाँ पे ये ज्यादा होता है। देखो, जैसे महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, ये महावीर जी का वक्तव्य है जिसको सीधा सीधा उतारा गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहां देखिएगा गौर से, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध। अब ये बात बताओ, ये डैश है ना, योजक है या निर्देशक है, बताएं जरा, योजक है या निर्देशक। जब किसी बात को कहा जाए फिर ये निर्देशक होता है। ठीक है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये क्या है, निर्देशक है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, यहाँ 100% ये निर्देशक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना, निर्देशक और योजक दोनों एक जैसे, हाइफन और आपका डैश दोनों एक जैसे, थोड़ा सा अंतर होता है आकृति में। ठीक है, चलिए आगे की बात पर आते हैं। देखिए, उपविराम या अपूर्ण विराम, कामता प्रसाद गुरुजी ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख करते हुए कहा है कि अंग्रेजी भाषा के लिए उपयुक्त है, जबकि हिंदी में विसर्ग का भ्रम पैदा करता है, अतः इसे उन्होंने अपूर्ण विराम, अधिक ठहराव आता है तो वहां उपविराम होता है, इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि इसको हिंदी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, विराम चिन्हों की सूची से आप हटा दीजिए। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया, क्योंकि मुझे आपको ये पढ़ाना ही नहीं है। क्लियर मेरी बात? तो इनमें हम लोग क्या सीखे, दोहरा उद्धरण चिन्ह और एकल उद्धरण चिन्ह कब लगाते हैं, जब किसी बात को स्पष्ट तौर पर कहना हो तो एकल लगाते हैं, और वक्ता द्वारा कही गई बात ज्यों की त्यों लिखनी हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। क्लियर है ना? ये क्या है, ये बताओ, ये अल्प विराम। ठीक है, आगे इसके बाद अगला है आपका विवरण चिन्ह। देखिएगा, विवरण चिन्ह क्या होता है, देखो, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे विवरण देना हो, सीधी सिंपल बात, क्या करना है, विवरण देना, उसके बारे में और जानकारी देनी। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, तो कई बड़े नगरों का विवरण देना है तो इस्तेमाल किया गया है विवरण चिन्ह, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, एक ही वस्तु को बार बार लिखने से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे चीनी कितनी है, 5 किलो, आटा 5 किलो, इसको लगा दिया, मतलब ये वाली बात यहाँ दोहरा दी गई है। चावल 5 किलो, सीधी सीधी बात होती है। ये सीधा सीधा है कि पुनरुक्ति सूचक कहाँ लगाते हैं, जब एक ही बात को अगली पंक्ति में दोहराते चले जाना। ठीक है, चलिए आगे। लाघव चिन्ह, कामता प्रसाद गुरुजी संकेत करते हैं कि अंग्रेजी में इसका खूब चलन है। पूरे शब्द के स्थान पर उसका प्रारंभिक शब्द रखकर अगर लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो वहां पे पूरी बात स्पष्ट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। इसे संक्षेप सूचक विराम चिन्ह भी कहते हैं। संक्षेप सूचक क्यों, बड़ी बात को छोटा कह देना। जैसे ये देखो, प्रधान डाकघर, पता ही होगा आपको, ठीक है ना, अल्प बचत योजना, ये हम लोगों के यहाँ लिख दिया। तो ये पूरी बात को शॉर्ट में कह देना, शॉर्ट फॉर्म बना देना, वो किससे होता है, लाघव चिन्ह से। लाघव, लघु कर देना, बड़ी बात को छोटा कर देना। क्लियर है मेरी बात, चलिए बढ़िया। लोप चिन्ह, आपको पता ही है लोप चिन्ह क्या होता है। इसे स्थान पूरक चिन्ह कहा है कामता प्रसाद गुरुजी ने। उन्होंने बोला कि जब किसी का उद्धरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उस छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर सांकेतिक कर देते हैं। जैसे लेखक ने ... जैसे कई विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है ना, तो वही बात जैसे गणित में नहीं होता, आप लिखते हो 2 4 6 ... 100, तो क्या है ... का मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति। समझ लो कि जो आगे लिखा है उसी पर आधारित बातें उससे आगे कही गई हैं, इसलिए कहा गया लोप चिन्ह। और इसलिए इसे कहा जाता है, कहा गया, इसलिए कहा जाता है स्थान पूरक चिन्ह। स्थान पूरक, खाली जगह को कंप्लीट कर दे रहा है, भाव आपकी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहे होंगे डायरेक्ट, इनमें मुश्किल नहीं होगा। अगला है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है, वही अंडरलाइन। देखो, गुरुजी ने बोला कि रेखा नाम से अभिहित किया जाता है जिन शब्दों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता हो उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है, इसे ही पाद चिन्ह या रेखा चिन्ह कहते हैं। जैसे सीधी सी बात है, हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक कोटियां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय हैं। तो हम चाहते हैं कि जो श्रोता हो वो व्याकरणिक कोटियों शब्द पर ज्यादा ध्यान दे, तो हमने वहां क्या कर दिया, अंडरलाइन। अब जानती है अंडरलाइन, तो किसी मुख्य बात में से सामने वाले की नजर पड़े, अगर आपने लिखा है तो ये वाली बात मुख्य है, उसे कहते हैं अंडरलाइन। इंपोर्टेंट जैसे आप लगा लेते हो नोट्स में, अंडरलाइन कर लिया मतलब इंपोर्टेंट लगा लिया, ठीक है, वही बात। दीर्घोच्चारण चिन्ह, आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, संधि में पढ़ा था ना, हाँ, देखो दीर्घोच्चारण चिन्ह, जैसे हे राम पढ़ा था ना, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसका मतलब क्या है, दीर्घोच्चारण, उच्चारण को लंबे समय के लिए करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है दीर्घोच्चारण। प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है हिंदी में। कामता प्रसाद गुरुजी ने इसकी चर्चा नहीं की, संस्कृत में इसे अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या, नहीं तुम मत आना, तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं लंबा खींच देना है, समझ गए। तो वही बात है, दीर्घोच्चारण चिन्ह यानी दीर्घोच्चारण के लिए इस्तेमाल करना है। पाद बिंदु या नुक्ता आपको पता है, हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगा दिया जाता है नुक्ता, ठीक है। और इसके पढ़ने से थोड़ा फर्क तो पड़ता है, जैसे ये एक होता है गजल, एक है गजल थोड़ा फर्क आते, खौफ, ठीक है, खिदमत, जमीन, एक होता है जमीन, एक जमीन, अंतर समझ में आ रहा। देखो जवान, एक होता है जवान, एक है जवान, ये जवान है, एक अलग सा जैसी अनुभूति आती है। किस्मत, ठीक है। तो ये क्या है, अरबी फारसी वाले शब्दों में इन्हें लगाते हैं। हंसपद क्या है कि लिखने में कोई अक्षर या पद जब छूट जाता है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हंसपद लगाते हैं। जैसे यहाँ मैं तुम्हें छूट गया, कुछ देना चाहता हूं, तो यहाँ हंसपद लगा दिया, ऊपर नीचे लिख दिया, इससे पता चलेगा श्रोता को कि ये छूट गया, तो जब हमने ऊपर लिख दिया। जैसे यहाँ वह लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता, तो लिस्ट में मैं छूट गया था, ऊपर लिख दिया, ठीक है। जो छूट जाए उसको ऊपर लिख देना, हंसपद कहलाता है। टीका सूचक चिन्ह, तो इन्होंने कामता प्रसाद गुरुजी ने बोला कि पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित 1 धन या 2 धन का चिन्ह या कोई अंक लिख कर देते हैं। शोध ग्रंथों की पाद टिप्पणियों में ये अंक दिया जाता है। जैसे
कार्यालयीय कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आवश्यकता इसकी न के बराबर पड़ती है हमें। ठीक है, आगे तुल्यता सूचक चिन्ह पता ही है, शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने में ये चिन्ह व्यवहार में आता है। जैसे पाषाण और पत्थर एक ही बात है, धरा और पृथ्वी समान है, विडोज और इंद्र समान है, विडोजा और इंद्र समान। तुल्यता, एक शब्द दूसरे शब्द के समतुल्य है, अर्थ में समान है, तो क्या होता है, तुल्यता सूचक होता है। समाप्ति सूचक, लेख अथवा पुस्तक फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लगता है। जैसे यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है और नीचे उपयुक्त चिन्ह बना दिया जाएगा। पुस्तक के सभी अध्यायों की समाप्ति पर यह चिन्ह बना दिया गया है। जैसे अध्याय समाप्ति, ठीक है, पुस्तक समाप्ति, याद रखना है। किताब खत्म होगी तो डेट डेट डॉट 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 आएगा, और अध्याय खत्म होगा तो बीच में शून्य जैसी आकृति आएगी, डैश फिर शून्य फिर डैश। हालांकि डैश नहीं कह सकते ना उसे, लेकिन आपको समझाने के लिए कह दे रहा हूं। तो ये वाला चिन्ह कब आएगा, जब अध्याय समाप्त होगा, और ये वाला कब आएगा, जब पुस्तक समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां तक आपको मेरी बात पूरी समझ में आई होगी। एक बार जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसको जल्दी 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 रिवाइज करा देता हूं, ताकि आपको मेरी बातें स्पष्ट हो जाएं। देखिएगा, आराम से समझना। संयोजक चिन्ह हम लोगों ने शुरुआत करी थी यहां से। निर्देशक चिन्ह कब लगाते हैं, सीधी सी बात है, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा भी लगा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। साहित्य के दो भाग में कौन कौन से, तो डैश लगा के बता दो। ठीक है, एक ही बात, किसी ने जो पंक्ति कही है वहां डैश लगा दो। ठीक है, संयोजक कब लगाते हैं, दो शब्दों को जोड़ना हो, पुनरुक्त शब्दों को जोड़ना हो, तुलनावाचक शब्द हो, शब्दों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में संयोजक चिन्ह हो, दो विपरीत शब्द हो। ठीक है, तो इनमें मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दिए। कोष्टक कब लगाते हैं, जब मुख्य अर्थ समझना है, केवल जब कोई बात कह दी गई है उसका एक और अर्थ है और आप चाहते हैं कि श्रोता उसके अर्थ को लेके भ्रमित न हो, तो आप मुख्य शब्द के बाद वहां पे लिख दीजिए ये बात। कितने कोष्टक होते हैं हमारे, 3 होते हैं, सीधे से, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। उद्धरण होते हैं 2, एकल और दोहरा। एकल कब लगाते हैं, जब पूरे वाक्य में कोई एक शब्द मुख्य भूमिका में हो, आप चाहते हो कि कोई भी वक्ता श्रोता उसको सुन के भ्रमित ना हो। दोहरा कब लगाते हैं, जब वक्ता द्वारा कही गई बात को सीधा सीधा लिख दिया जाए, सेम एज, तो दोहरा लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा इसके बाद अगला विवरण चिन्ह, किसी बात का विवरण देने के लिए। पुनरुक्त सूचक, एक बात को अगली लाइनों में ये स्पष्ट कर दिया जाए, वही लिखा है पुनरुक्त। लाघव, शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। लोप चिन्ह, जब कोई बात बीच में छोड़ रहे हैं तो ये डॉट 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 लगा दो। पाद चिन्ह, किसी बात को अंडरलाइन कर दिया, किसी बात को स्पष्ट बना दिया तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। दीर्घोच्चारण प्लुत स्वरों में प्रयोग होता है, जब एक अक्षर को लंबा खींचा जाए। पाद नुक्ता अरबी फारसी के शब्दों में प्रयोग होता है। हंस पद, जब लिखने में बीच में कुछ छूट जाए तो हंस पद लगाते हैं। टीका सूचक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बहुत जरूरी बात हमारे लिए नहीं है। ये बहुत आप टीका टिप्पणी यानी जैसे महाभारत रामायण उनमें आपको इनका प्रयोग मिलेगा। तुल्यता सूचक, एक बात दूसरी बात के बराबर हो तो ये लगाते हैं। समाप्ति सूचक, जब समाप्त हो जाए। इस प्रकार से आज हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमारा अध्याय समाप्त हो गया, विषय अभी बचा हुआ है। विषय समाप्त हो जाएगा तो हम पुस्तक समाप्ति वाला चिन्ह लगाएंगे। उम्मीद है आपको विराम चिन्ह टॉपिक समझ में आया होगा। बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन मेरा वही मानना है कि आपको सारे विषय की संपूर्ण जानकारी दी जाए, ताकि आपसे एक भी सवाल कहीं से भी आए तो आपका न छूटे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कृपया देखिए, सुनिए, समझिए, विषय की गंभीरता को समझिए, फिर आपको ये चीजें भी अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये कक्षा देखने के लिए।